जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्नों की जो लेक्चर श्रृंखला आप लोगों ने शुरू की है, उसका आज का हमारा ये 14वां लेक्चर है, जिसमें हम अगले 25 क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, महामृत्युंजय का मेला कहां आयोजित होता है? ऑप्शन है आपके रीवा में, छतरपुर में, सरगुजा में या उज्जैन में। सही उत्तर है आपका दोस्तों रीवा में। मृत्युंजय का जो मेला है दोस्तों, वो हर साल रीवा में आयोजित होता है और ये 2 बार होता है। एक तो बसंत पंचमी के अवसर पर, याद रखिएगा, बसंत पंचमी के अवसर पर, दूसरी बार होता है शिवरात्रि को। भगवान शिव की इसमें कहीं ना कहीं आराधना की जाती है। और बसंत पंचमी के समय की हम बात करें दोस्तों, तो नई फसलों के आने का समय होता है। तो जो किसान लोग होते हैं वो भगवान शिव को अपनी नई फसलें कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अर्पित करते हैं, और इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व भी है। स्थान पूछ ले तो याद रखिएगा, रीवा में आयोजित होता है हर साल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी याद रखना है कि लगातार 5 दिन तक चलता है ये मेला, है ना। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 कहता है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1988 में, 1991 में, 1990 में या 1993 में। सही ऑप्शन है आपका दोस्तों 1990 में। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना 1990 में की गई थी। याद रखिएगा, नींव रखी गई थी 1990 में। और यदि हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्र के महान कवियों में इनका नाम आता है, और इनका संबंध है मध्य प्रदेश होशंगाबाद से। होशंगाबाद में 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। और ये भी याद रखिएगा कि गांव का नाम अगर पूछ ले तो बाबई, जो स्थान है बाबई है, जिसको हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्मभूमि के तौर पर जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1968 में जबलपुर में, इसलिए इनका संबंध जबलपुर से भी रहा है। और माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो है वो जबलपुर में मनाया जाता है, ध्यान रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो रहे हैं दोस्तों, उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में ही माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में, मास मीडिया के क्षेत्र में बेहतर अध्ययन देने के लिए, बेहतर प्रशिक्षण करने के लिए इसको स्थापित किया गया। बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, कहता है कि पिथौरा भित्ति में मुख्यतः किसका चित्रांकन होता है? ऑप्शन है गाय का, घोड़ों का, हाथी का या मोर का। सही उत्तर है आपका दोस्तों घोड़ों का। जो पिथौरा भित्ति चित्र वाली परंपरा है दोस्तों, ये पश्चिमी मालवा में होती है विशेष तौर पर। अगर हम पश्चिमी मालवा की बात करें तो झाबुआ जो है, झाबुआ में आज आप जिसको चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जानते हैं, वही भाबरा जो गांव रहा है, भाबरा से ही इसका उत्पन्न माना गया है। कौन सी परंपरा के तहत? तो याद रखिएगा, भिलाला परंपरा के तहत ये माना जाता है कि पिथौरा भित्ति का जो उत्पन्न है, जो उद्भव है, वो भाबरा से हुआ है। और विशेष तौर पर ये भील जनजाति की महत्वपूर्ण चित्रांकन की प्रणाली है, जिसमें घोड़ों का चित्रांकन किया जाता है। ये जनजातीय चित्र पद्धति, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, जिसको शुभ अवसर पर मनाया जाता है। और इसको जब बनाते हैं दोस्तों, तो इसके लिए दीवार पर पहले गोबर और मिट्टी का मिश्रण तैयार करके उससे दीवार को तैयार किया जाता है, और उस बेस पर बाद में चित्रकारी की जाती है। और इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि शुंभकर के तौर पर चंद्रमा को, सूर्य को और घोड़े का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसे विशेष तौर पर पुरुष वर्ग ही कर सकता है, महिलाओं को करने की इसके लिए इजाजत नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या था दोस्तों, पिथौरा भित्ति चित्र के बारे में हम लोगों ने बात की, जो मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र की चित्र प्रणाली के अंतर्गत मानी जाती है, विशेष तौर पर भील जनजाति के लिए। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि गांव की बेटी योजना में कितनी राशि दे है? 300 रुपए, 500 रुपए, 900 रुपए या 1100 रुपए। सही उत्तर है आपका दोस्तों 500 रुपए। गांव की बेटी योजना में 500 रुपए दी जाती है। ये लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति के तौर पर राशि दी जाती है, ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जो भी गांव की बेटी 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होती है, उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 500 रुपए की छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित किया जाता है। और ये योजना शुरू की गई थी 2005 में दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम में यहां से प्रश्न आ सकता है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने लाडली बहना योजना शुरू किया है। तो इन सभी योजनाओं के चलते ये योजनाएं हाईलाइट हो चुकी हैं। तो हो सकता है एग्जाम में यहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सके। खैर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उत्सव कहां मनाया जाता है? ऑप्शन है दिल्ली में, भोपाल
भोपाल में, ग्वालियर में या खजुराहो में? सही उत्तर है आपका दोस्तों दिल्ली में। मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में आयोजित किया जाता है और ये भी ध्यान रखना है कि ये मध्य प्रदेश के टूरिस्ट को मध्य प्रदेश के संस्कृति और सभ्यता के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है और ये एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दिल्ली में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम कब से चल रहा है? ऑप्शन है 1950 से, 1960 से, 1975 से, 1980 से। याद रखिएगा सही उत्तर है आपको 1975 से। मध्य प्रदेश में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम जो है वो 1975 से चल रहा है, जिसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना। अगर भारत में देखें दोस्तों तो भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही 1970 के आसपास श्वेत क्रांति का आपको प्रारंभ देखने को मिलता है, जिसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी जो हैं इनका एक इंपॉर्टेंट रोल मिलता है और इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाता है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो आप बताएंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं, जिनके नेतृत्व में 1970 में भारत में श्वेत क्रांति आई और श्वेत क्रांति के आने के बाद भारत में दुग्ध उत्पादन में एक क्रांतिकारी बदलाव होता है और आज भारत विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पन्न करने वाला देश है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा दूध का उपभोग भी भारत में ही होता है। अगर हम भारत में दोस्तों दूध उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो दूध उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है और मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा दूध उत्पादन की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जिसमें हर साल लगभग 19,000 टन के आसपास दूध का उत्पादन होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसमें। तो याद रखिएगा कि दूध के उत्पादन की दृष्टि से तो हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन भारत और मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत दूध की उपलब्धता की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 545 ग्राम, याद रखिएगा 545 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध होता है, जबकि भारत में जो औसत जो है वो 406 के आसपास है। तो मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये होगा भी क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा गायों वाला गौवंश के पशुओं का सबसे बड़ा अगर राज्य है भारत का तो वो कौन है? वो मध्य प्रदेश ही है, जहां पर लगभग 17 मिलियन के आसपास आपको गाय देखने को मिलती है या गौवंश के पशु देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो यहां ध्यान रखना है कि इसी दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम 1975 में मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, कहता है कि राज्य के किस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपके राला मंडल को, रातापानी को, सोन को या बोरी को। सही ऑप्शन है आपका दोस्तों रातापानी। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो मुख्य रूप से रायसेन में स्थापित है दोस्तों, इसे अपने प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल करने का काम कब किया गया? 2013-14 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। और यह भी याद रखना है कि रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को 1976 में स्थापित किया गया। कहां है ये? रायसेन में है और ये एक प्रकार से घने वन का क्षेत्र है जो भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। रातापानी की बात तो हमने की दोस्तों, लेकिन ये याद रखिएगा अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना दोस्तों वो 1973 में भारत में शुरू किया गया था, जिसको शुरू करने में कैलाश सांखला जी का इंपॉर्टेंट योगदान था। इसलिए कैलाश सांखला जी को आप भारत का टाइगर मैन कहते हैं। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांखला है। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही भारत के अलग अलग उद्यानों को टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित किया गया और वर्तमान में भारत में लगभग 53 टाइगर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें विश्व के लगभग 70% बाघ मिलते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ एक और चीज याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में 7 या तो अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है। याद रखिएगा कि 6 नेशनल पार्क में और 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आपने देख लिया, रातापानी। रातापानी एकमात्र ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर संचालित है। और अगर हम 6 नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, जिसमें 1973 आसपास कान्हा किसली नेशनल पार्क जो इसमें पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आए थे। कान्हा किसली की बात करें दोस्तों तो बांधवगढ़ जो है इसमें है, पन्ना में है,
संजय में है, इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें भी आपको देखने को मिलता है, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये मध्य प्रदेश के 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर संचालित है। और मध्य प्रदेश में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में कान्हा केशव नेशनल पार्क में लेकर आए थे, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी, जिसको 1955 में स्थापित किया गया था। बराबर। चलिए, तो ये मैं पहले के लेक्चर में भी बता चुका हूं, इसलिए हम लोगों को इस पे डिटेल में नहीं जाना है। केवल यहां याद रखिएगा कि रातापानी जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो 2013-14 के आसपास प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में है? ऑप्शन है आपके होशंगाबाद में, टीकमगढ़ में, बैतूल में, झाबुआ में। दोस्तों याद रखिएगा, अभी हम देखें तो 20वीं पशु जनगणना, याद रखिएगा 20वीं पशु गणना, जो 20वीं पशु गणना है ना, वो 2019 में लॉन्च हुई थी। अब 2019 में जो 20वीं पशु गणना आई ना, उसके हिसाब से झाबुआ जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पशु घनत्व वाला बोल सकते हैं कि जिला है, जहां लगभग 203 पशु आपको मिलते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और होशंगाबाद जो है वो सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला है मध्य प्रदेश का, जिसमें लगभग 45 पशु मिलते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। यहाँ टीकमगढ़ पहले आता था, लेकिन अब टीकमगढ़ दोस्तों नहीं है। अगर हम देखें दोस्तों मध्य प्रदेश में पशुओं की संख्या में, तो गाय मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलती है और बकरी भी मध्य प्रदेश में लगभग 11.3 मिलियन के आसपास मिलती हैं। और बकरी की हम दोस्तों बात करें तो याद रखिएगा कि बकरी की जो जमुनापरी प्रजाति जो है, इसको लेकर एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आया है। और जमुनापरी प्रजाति मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश के भिंड में मिलती है और ये बहुत प्रसिद्ध प्रजाति है बकरी की, जो हमारे मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर पाली जाती है ना। अब यहाँ याद रखिएगा कि गाय की दृष्टि से मध्य प्रदेश अव्वल स्थान पर आता है। और अगर मध्य प्रदेश के हम ग्वालियर की, भिंड की और मुरैना की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भैंसें बड़ी तादाद में मिलती हैं। बराबर। चौपायों की सर्वाधिक संख्या आपको देखने को मिलती है बघेलखंड के पठार पर, क्योंकि उबड़ खाबड़ प्रदेश है जहां पर घास भूमि अच्छी विकसित हुई है, इसी वजह से यहाँ पर चौपाए ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये पशुओं की बात हो गई दोस्तों। और मध्य प्रदेश में लगभग 40.7 मिलियन के आसपास आपको पशु देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पशुओं की बहुत ज्यादा संख्या है और विशेष तौर पर गाय भैंस की संख्या मध्य प्रदेश में ज्यादा है, इसीलिए मध्य प्रदेश दूध उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी होता जा रहा है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में दोस्तों बकरी प्रजनन और शोध केंद्र जो है वो इंदौर में, जिसकी 7 अलग अलग जगह पर इकाइयां भी आपको देखने को मिलती हैं। बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियां कहां स्थित है? ऑप्शन है आपके इंदौर में, जबलपुर में, छिंदवाड़ा में या पुनासा में। सही उत्तर है आपका दोस्तों इंदौर में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पवन चक्कियां जो है वो इंदौर में है। और यहां अगर पहली बार पवन चक्की की हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो 1995 में जो देवास का जाम गोदरानी वाला इलाका है, जिसको हम साइंस सिटी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा साइंस सिटी किसको कहते हैं? जाम गोदरानी देवास को हम लोग साइंस सिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक साथ कई सारी पवन चक्की स्थापित की गई थी। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में इंदौर जो है यहाँ पर पवन चक्की बहुत ज्यादा है। अगर हम पवन ऊर्जा की दृष्टि से बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में लगभग 2.2 गीगावाट के आसपास पवन ऊर्जा की क्षमता विकसित की जा चुकी है। और पवन ऊर्जा की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में 8वें स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश में देखें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश विशेष तौर पर पठारी क्षेत्र पर स्थित है, जिसके कारण से पवन ऊर्जा की यहाँ पर बहुत अधिक संभावना है। और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इस पे काम भी कर रही है, जिसकी वजह से हम देखें तो पिछले 10 से 15 सालों में मध्य प्रदेश ने कई गुना तेजी से पवन ऊर्जा की तरफ काम किया है। और अभी हम देखें तो मध्य प्रदेश देश में 8वें स्थान पर आ गया है पवन ऊर्जा की दृष्टि से, जो कहीं ना कहीं एक अलग माइलस्टोन सेट कर चुकी है मध्य प्रदेश सरकार। याद रखिए इंदौर में सबसे ज्यादा पवन चक्कियां हैं, है ना। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी योजना वेश्यावृत्ति से निजात दिलाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है आपके सुलभ योजना, स्वावलंबन योजना, समर्थ योजना, जवाली योजना। याद रखिएगा जवाली योजना का संबंध है दोस्तों वेश्यावृत्ति से महिलाओं को मुक्ति दिलाने से। कहीं ना कहीं जवाली योजना जो है वो 1992 के आसपास प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश में। विशेष तौर पर ये नीमच, रतलाम और मंदसौर के क्षेत्र में इसको लागू किया गया, क्योंकि इस क्षेत्र में दोस्तों जनजाति मिलती है जिसको आप बोलते हैं बाछड़ा जनजाति। ये बाछड़ा जनजाति के जो लोग हैं दोस्तों, इनकी लगभग 15,000 से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो वेश्यावृत्ति के काम में लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते अपनी दैनिक जीविका चलाने के लिए महिलाएं कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है वेश्यावृत्ति जैसे कामों को करने के लिए, इसलिए वो वेश्यावृत्ति के काम में लगी हुई है। और दूसरी बात है कि अपने लड़कियों को भी वो वेश्यावृत्ति के व्यवस्था में भेज देती है। तो
कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने जवाली योजना का प्रारंभ किया है, ये याद रखिएगा। इसमें दोस्तों जो बच्चे हैं यहाँ की लड़कियां, उनको 500 रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति भी दी जाती है ताकि वो इस तरफ न भेजी जाए, उनको पढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं जवाली योजना का संबंध जो है वो वेश्यावृत्ति से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए है, ये ध्यान रखना है, जो विशेष तौर पर 1992 में बाछड़ा जनजाति के उत्थान के लिए प्रारंभ की गई थी, नीमच, मंदसौर और रतलाम का जो इलाका इस क्षेत्र में। बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 605, 505, 450 या 350 किलोमीटर। सही उत्तर है आपका दोस्तों 605 किलोमीटर। अगर हम देखें तो उत्तर में हमारे मध्य प्रदेश का जो बिंदु है वो मुरैना में है और दक्षिण का जो बिंदु है वो बुरहानपुर में है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है दोस्तों वो लगभग 605 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो सिंगरौली है और पश्चिमी बिंदु की बात करें दोस्तों तो वो अलीराजपुर में है। तो इनके बीच में भी एक जो अंतर है वो आपको देखने को मिलता है लगभग 870 किलोमीटर के आसपास, और ये अंतर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बराबर, चलिए तो ये याद रखना आप लोगों को कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 कहता है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है आपके शिवपुरी है, वर्धन शिखर है, लखना है या कुमरा गांव है। दोस्तों याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो बेतवा नदी का उद्गम है वो कुमरा गांव है। कुमरा गांव कहां है दोस्तों? याद रखेंगे रायसेन। रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, याद रखिएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा आता है जहां से बेतवा नदी का उद्गम होता है। बेतवा नदी जो है दोस्तों वो एमपी में प्लस यूपी में फ्लो करती है और लगभग 593 किलोमीटर के आसपास की कुल लंबाई है। और ये यमुना की सहायक नदी, याद रखिएगा यमुना की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में जाकर बेतवा नदी बहती हुई यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी पर दोस्तों विशेष तौर पर देखें तो राजघाट परियोजना और माता टीला बांध जो है दोस्तों वो इस पर बनाया गया है। माता टीला बांध को आप रानी लक्ष्मी परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जो ललितपुर यूपी में स्थापित की गई और इसी से आपको भांडेर नहर भी देखने को मिलती है, जिससे दतिया ग्वालियर में आपको सिंचाई की व्यवस्था मिलती है। तो ये बेतवा नदी के बारे में हम लोगों ने बात की। एक और बात याद रखिएगा कि देश की जो पहली नदी जोड़ो परियोजना है, देश की पहली नदी जो जोड़ो परियोजना है दोस्तों वो केन और बेतवा नदी को जोड़कर ही बनाई गई है, जिसके तहत केन और बेतवा को एक लंबी नहर बनाकर आपस में जोड़ा गया है। हालांकि इस परियोजना के कारण जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र डूब गया है। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण कौन से राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र डूब गया है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र डूबा है। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही उत्तर है आपका दोस्तों दूसरा स्थान। मध्य प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। पहले नंबर पर देखें तो राजस्थान है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। बराबर, तो यहां याद रख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में दूसरा है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 2011 की गणना के हिसाब से 6वां स्थान रखता है और 2011 की जनगणना को हम हटा दें और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभाजन की बात करें तो उसके बाद मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आ जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपके ब्रिटेन की सहायता से, जापान की सहायता से, अमेरिका की सहायता से, जर्मनी की सहायता से। सही उत्तर है आपका दोस्तों ब्रिटेन की सहायता से। जो भेल है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है दोस्तों वो ब्रिटेन की सहायता से 1964 में स्थापित किया गया है और ये कहां है दोस्तों? भोपाल में है, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह है जो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है। अगर हम दोस्तों पूरे देश में भेल की बात कर ले तो इसके 150 से ज्यादा, याद रखिएगा 150 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का ये निर्माण करते हैं, जिसमें 50,000 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार भी मिलता है। और दूसरी बात है कि इसका जो केंद्र है, हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारी जो विद्युत उपकरण होते हैं, सामान होते हैं, उनको बनाने का काम करती है भेल। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 15 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है? रौन, सेगांव, पोरसा या अंबाह? याद रखिएगा रौन जो है वो भिंडी की तहसील है, जो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील। ओके, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? भोपाल है, मंडला है, अनूपपुर या डिंडोरी है? याद रखिएगा दोस्तों मंडला जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील मानी जाती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 1948 में, 1949 में, 1995 में या 1951 में? सही उत्तर है आपका दोस्तों 1948 26 जुलाई 1948 को मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी और ये याद रखिएगा इंदौर ग्वालियर में, कहां? इंदौर और ग्वालियर के बीच शुरू की गई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
अब मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर आपको हवाई अड्डे देखने को मिलते हैं, जबकि राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा जो है वो भी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है जो इंदौर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 17, 18, 22 या 20? सही उत्तर है आपका दोस्तों 22। मध्य प्रदेश से कुल 22 राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 8010 किलोमीटर के आसपास है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बराबर, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की जो जिम्मेदारी होती है दोस्तों वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की होती है, जो कि लगभग हम बोल सकते हैं कि इसकी स्थापना को लेकर एक व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत 1995 में एक अधिनियम बनाकर इसको एक बोल सकते हैं कि स्वायत्त संस्था के तौर पर विस्थापित किया गया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो इसके लिए 1995 में एक्ट बनाकर इसको एक स्वायत्त संस्था के तौर पर स्थापित किया गया है, इसकी स्थापना दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलती है 1988 के आसपास। कब? 1988 के आसपास स्थापना देखने को मिलती है। और इसको बोल सकते हैं कि स्वायत्त संस्था के तौर पर कब स्थापित किया गया? 1955 में। और कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी देश के नेशनल हाईवेज होते हैं उनकी देखरेख, उनका जो प्रबंधन करने की जिम्मेदारी होती है वो इसी की होती है। क्लियर? मध्य प्रदेश में लगभग 8010 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवेज हैं। 22 नेशनल हाईवेज होकर गुजरते हैं, जिसमें से NH3 जो है दोस्तों याद रखिएगा, NH3 इसको आप आगरा मुंबई के नाम से जानती है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, लगभग 717 किलोमीटर के आसपास। और सबसे छोटे की बात करें तो 339 B राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो मध्य प्रदेश से केवल 9 किलोमीटर के आसपास गुजरता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, तो ये हम लोगों ने बात की प्रश्न नंबर 18 की। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कौन सा है? कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष के बजट में सर्वप्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 2009, 10। दोस्तों याद रखिएगा ये 10 है यहां पर, 2009 10, 2005 6, 2006 7, 2007 8। याद रखिएगा जेंडर आधारित जो बजट है मध्य प्रदेश में सबसे पहले 2007-8 में प्रस्तुत किया गया था, जब 2005-6 में पहली बार भारत का जेंडर बजट लेकर आए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था जिसने जेंडर आधारित बजट जो है वो प्रस्तुत किया था 2007-8 में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, इसका उद्देश्य रहा महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से ही मध्य प्रदेश में जेंडर आधारित जो बजट है वो 2007-8 में लाना प्रारंभ किया गया था और मध्य प्रदेश करने वाला पहला राज्य बन गया था। आगे बात करते हैं मांडू में निम्न में से कौन सा महल है? रानी रूपमती का महल है, अशरफी महल है, दाई का महल है या उपरोक्त सभी है? दोस्तों उपरोक्त सभी महल कहाँ हैं? मांडव में आपको देखने को मिलते हैं। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो अशरफी महल एक विशेष महल रहा है जो कि गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ स्थापित किया गया था। यह माना जाता था कि गयासुद्दीन खिलजी को लगता था कि उसकी जो पत्नियां हैं वो मोटी होती जा रही हैं, तो उसने क्या किया था कि पत्नियों को बोलते कि आपको सीढ़ी चढ़ना कंपलसरी है, तो जो रानी सीढ़ी चढ़कर जाएगी, जितनी सीढ़ी चढ़ेंगे उसको उतनी सोने की अशरफी मिलने लगी। एक सीढ़ी चढ़िए एक अशरफी लीजिए, 2 सीढ़ी चढ़िए 2 अशरफी लीजिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था शुरू की गई थी एक महल में, इसलिए उसको अशरफी महल के नाम से आप लोग जानते हैं। और अशरफी महल में जो सीढ़ियां रानी चढ़ती थी उसका जो भी पैसा उनको मिलता था वो बाद में गरीबों में बांट देती थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में विद्युत अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपके भोपाल में, ग्वालियर में, सीधी में, इंदौर में। सही उत्तर है आपका दोस्तों भोपाल में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रमुखतः तालाबों से सिंचाई होती है? ऑप्शन है आपके बालाघाट में, इंदौर में, उज्जैन में, होशंगाबाद में। सही उत्तर है आपका दोस्तों बालाघाट में। बालाघाट जो है वो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ये उबड़ खाबड़ सरवेस होती है, यहाँ पर आप लोगों को विशेष तौर पर तालाब निर्माण ही दिखाई पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे खदान वाले क्षेत्र यहाँ पर हैं। उनमें जब पानी भर जाता है तो सिंचाई के लिए प्रमुख तौर पर उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पर कुएं और ट्यूबवेल से सिंचाई ज्यादा होती है। अगर हम उत्तरी मध्य प्रदेश की बात कर लें, विशेष तौर पर मध्य भारत के पठार की, तो यहाँ पर नहरों से सिंचाई ज्यादा होती है। लेकिन ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुएं और बोल सकते हैं ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, लगभग 69-70% के आसपास। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक तहसीलें हैं? दोस्तों जबलपुर में, भोपाल में, इंदौर में या ग्वालियर में? इंदौर संभाग में सबसे ज्यादा तहसीलें। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, कहता है कि मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है? ऑप्शन है आपके माही, सोन, चोरल या कोलार। याद रखिएगा चोरल नदी पर मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना जो है वो निर्मित की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? ऑप्शन है आपके होलकर, मराठा, सिंधिया, मालवा। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश पे होलकर राजवंश का शासन था। यदि हम होलकर की बात करें दोस्तों, याद रखिएगा मल्हार राव होलकर जो थे
इन्होंने मल्हार राव होलकर जी ने होलकर राजवंश की स्थापना की थी और इन्होंने ही लगभग 1740 के आसपास इंदौर का राजवाड़ा भी निर्मित करवाया था। आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन हम जब होलकर राजवंश की बात करते हैं ना दोस्तों, तो याद रखिएगा कि देवी अहिल्याबाई जी, माता देवी अहिल्याबाई की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो अहिल्याबाई जी जो रही, इन्होंने इस क्षेत्र में बड़े लंबे समय तक शासन किया और एक बेहतर शासन किया था और ये राजमाता के नाम से प्रचलित हुई। और सबसे बेहतर भी आपको शासन देखने को मिलता है। प्रारंभ में जो आपको राजधानी देखने को मिलती है दोस्तों, वो इंदौर देखने को मिलती है, लेकिन अहिल्याबाई जी ने राजधानी को महेश्वर स्थापित कर दिया था। और कहा जाता है कि प्रशासनिक राजधानी के तौर पर इंदौर थी और धार्मिक या सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर महेश्वर ये थी। यहीं पर आपको महल भी दिखाई पड़ता है माता अहिल्याबाई जी का। आगे बढ़े यहाँ पर, तो याद रखिएगा कि जो अहिल्याबाई जी थी दोस्तों, इनका जन्म हुआ था लगभग 31 मई को 1725 के आसपास देवी अहिल्याबाई जी का जन्म हुआ था। और ये भी याद रखिएगा कि इनकी शादी जो है दोस्तों, वो हुई थी खांडे राव जी से। खांडे राव जो थे उनसे इनकी शादी हुई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। खांडे राव जी की मृत्यु जो होती है जल्दी हो जाती है। इसके बाद इनके पुत्र की बात करें दोस्तों, तो माले राव जो थे इनके पुत्र थे और मुक्ताबाई जो थी वो इनकी बेटी थी। तो यहाँ पर माले राव की भी मृत्यु हो जाती है जल्दी। तो जैसे ही माले राव की मृत्यु हो गई, तो पेशवा की अनुमति के बाद देवी अहिल्याबाई ने होलकर डायनेस्टी का शासन खुद करना प्रारंभ कर दिया था और लगभग 1767 से लेकर 1795 तक देवी अहिल्याबाई जी ने इंदौर और बाकी होलकर राजवंश पे शासन किया था और इसके तहत उन्होंने एक बेहतर शासन तंत्र स्थापित किया था। 1795 में माता अहिल्याबाई होलकर जी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं तुकोजी राव जी जो है वो यहाँ के शासक के प्रमुख बन जाते हैं। जब देवी अहिल्याबाई ने शासन करना प्रारंभ किया था, तो तुकोजी राव जी को उन्होंने अपना सेनापति बनाया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये शासन का एक समय रहा देवी अहिल्याबाई जी का, जिन्होंने इंदौर के शासन को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया था, जिनका जन्म जो है वो 31 मई 1725 को हुआ था और मृत्यु जो थी दोस्तों वो 1795 को हुआ था। और इन्होंने ही महेश्वर को राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। देवी अहिल्याबाई जो थी वो एक महान शिव भक्त थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी स्थापित करवाया था। बराबर? तो दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में फिर नए 25 क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।